एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी, इकम। इकम। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? कंडक्ट ऑफ बिहेवियर से। और बताइए कुछ मेरे को। मीनिंग और इसको एक्सप्लेन कीजिए इम्प्लाइड को। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का जस्ट उल्टा। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? जताना या बताना, मतलब ओरली या फिर रिटन। जी, देखिए मैं एक वर्ड को ज्यादा बोल उसको पिक कीजिए और एग्जाम में भी उसी वर्ड को चूज कीजिए। देखिए लॉ का पेपर है, आप अपना शब्द यहां डालेंगे तो हो सकता है मीनिंग बदल जाए। दोनों का मतलब जताना बताना ही है। एक्सप्रेस का भी मतलब जताना बताना है, इम्प्लाइड का मतलब भी जताना बताना है। तो ऐसा शब्द मत चयन कीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है जो आपकी उसकी एक्चुअल मीनिंग मालूम ना हो, तो मीनिंग कुछ और निकल के आ जाएगा। दोनों का मतलब जताना बताना है, एक्सप्रेस का मतलब भी जताना बताना है। दोनों में तो कुछ बताते ही है ना, कुछ एक्शन ही होता है ना, सामने वाले को कुछ मैसेज ही जाता है ना, तो दोनों में तो वही चीज है। तो ऐसे वर्ड को पिक करिए जो डिस्टिंग्विश कर सके। हल्के में मत लीजिए किसी चीज को। एक्सप्रेस है तो बड़ा हल्के में लिया आप लोगों ने, अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया। और मैं बताता हूं अक्सर बच्चे जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ना, तो वहां पे मतलब गूगली बाउंस हो जाते हैं। और प्रोफेशनल एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज होता है और बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो एकदम बड़े बड़े तैयारी करके आते हैं, बेसिक लेवल की तैयारी नहीं है, तो वहां पे बस क्लीन बोल्ड होके चले जाते हैं। सारी बातों को इन डेप्थ में समझिए। जब मैं बार बार जब बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, आपने उस वर्ड को चेंज नहीं किया। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो इसका मीनिंग होता है आइदर इन वर्ड और रिटन। बस। और इम्प्लाइड मतलब बाय एक्शन, बाय कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ओके। क्वासी का मतलब क्या होता है? हाफ कॉन्ट्रैक्ट, आधा। नहीं तो हमने तो आधा नाम लिया नहीं था, आप फिर अपने मन से आधा नाम डाल दिए। हमने तो अर्ध अनुबंध बोला था। Which is not an actual contract, but Okay, ठीक है, resemble as a contract, ठीक है। और created by a certain circumstances or a law. क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, शब्द को उल्टा मत कर दीजिए। क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस देख के मत बोलिए आप, क्योंकि ये चीज आपको पहले देखना है। क्लास में जब पूछे तो फिर आपको बताना है। और ये मत हल्के में कभी मत रहिए। मैं बार बार बोलता हूं, क्लास का मूड कब किधर रुख में जाएगा, तो तैयारी रोज कीजिए। हो सकता है 4 दिन में एकदम अपने वेग में हूं, 5वां दिन बस पूछना चालू कर दूं, छोटी छोटी बातों को पूछूं आप क्या ले रहे हैं। थर्मामीटर तो हम लगाएंगे ही, कब लगाएंगे तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। फीवर मेरे को चेक करना है, लगेगा आज बुखार लग रहा है आप लोगों को, तो हम थर्मामीटर लगाएंगे। ठीक है, तो रोज पढ़िए और जो शब्द बोले उस शब्द पे ख्याल कीजिए। जब मैं बता रहा था आपको, जब हम क्वासी के बारे में बात करते बार बार बोला था, 2-3 चीज बोला था। यहाँ पे इंटेंशंस नहीं होता है क्रिएट करने का लॉ कॉन्ट्रैक्ट, बट क्रिएट हो जाता है। एग्जाम्पल बताइए। जैसे कोई सर गिरा हुआ चीज हमें किसी का मिल गया तो हम अंडर ऑब्लिगेशन हो जाते हैं कि जिसका गुड्स है उसको हमको वापस करना। ट्रू ऑनर को फाइंड आउट करना, एकदम गुड। ट्रू ऑनर को फाइंड अंडर ऑब्लिगेशन। वर्ड का जो यही चयन है, यही सिलेक्शन है, जो किसी का अगर कोई सामान गिरा हुआ मिलता है तो हम अंडर ऑब्लिगेशन हो जाते हैं, हमारी दायित्व बन जाती है, या लॉ के द्वारा दायित्व दिया गया है। इंटेंशंस नहीं था यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, बट बन गया। अब हम लोग
आपका तीसरा मोड जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब समझते हैं? किसी काम को करना। जी, किसी काम को करना मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना, निष्पादन करना, पूरा करना, या उस पर कोई वर्क करना, एक्शन में लाना। बहुत सारे शब्द को मैंने बोला, बट परफॉर्मेंस मीन्स टू डू और टू कंप्लीट सच वर्क। कॉन्ट्रैक्ट को तो एक होता है एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब वो बिल्कुल पूरा हो गया, एग्जीक्यूटेड, जहां पे कंसिडरेशंस भी मिल गया बोथ पार्टी को। एक्ट और फॉरबियरेंस पे अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा तो बात करूंगा। अभी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो बोथ पार्टी है, दोनों पार्टी ने, एक ऑफरर और एक्सेप्टर, दोनों ने अपना अपना जो ऑब्लिगेशन था फुलफिल कर दिया है, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं दो वर्ड है यहाँ पे, एक्ट और फॉरबियरेंस। अभी थोड़ा हिंट्स दे देता हूं, क्योंकि हो सकता है आपके मन में हो सर ये क्या है एक्ट और फॉरबियरेंस। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऑलवेज यह नहीं होता है सिर्फ एक्ट मतलब कार्य को करना होता है बच्चे, किसी काम को करना एक्ट के अंदर में आता है। फॉरबियरेंस का मतलब होता है, समझ के जाइएगा मीनिंग को, फॉरबियरेंस का मतलब होता है परहेज करना, वैसे काम को ना करना। एक बड़ा एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल देते हैं। जब भी इलेक्शंस वगैरह होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शंस में। कुछ कैंडिडेट को, जो जीतता हुआ, जिस कैंडिडेट को लगता है जो मैं जीत जाऊंगा और ये मेरा वोट काट रहा है, तो वो जाता है और जिससे उसे खतरा है और वो जान रहा है वो व्यक्ति नहीं जीतेगा, तो उसको बोलता, बैठा देता है, बोलता परहेज कर लो भाई, तुम मत बैठो, तेरा हम कल जोड़ते हैं। पैसे की भी लेन देन होती है, पैसे का लेन देन होना तो इलीगल है, बट उसे बैठा देता है, बोलता है आप इससे बैठ जाइए। तो वह व्यक्ति, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो उस व्यक्ति को बैठा देता है, तो वो व्यक्ति बैठ गया, परहेज कर गया। परहेज करने का मतलब समझिए ना। अब आते हैं बिजनेस में। अब बिजनेस में मैं बात करता हूं, सपोज मैं लॉ पढ़ाता हूं और ऋतिक भी चाहता है जो वो भी लॉ का पेपर पढ़ाए, जब वो क्वालिफाइड सीए बन जाए तो मेरे को अप्रोच करता है, सर आप पढ़ाना छोड़ दीजिए, अब आप बूढ़े हो गए। और उसको पता है जब तक हम लॉ पढ़ाएंगे तो मार्केट में उसको एंट्री करना थोड़ा टफ होगा, होता ही है। अब रिलायंस कंपनी किसी प्रोडक्ट में अगर बैठा है तो नया पार्टी को आना तो थोड़ा टफ होगा। तो ऋतिक मेरे को ऑफर करता है, बोला सर आप लॉ पेपर पढ़ाना छोड़ दीजिए, आपको घर पे जो है ना हम मंथली जो भी सम हो एट दैट टाइम वो फिक्स करता है, बोलता है आपके पहुंचा दिया जाएगा। मतलब यहां पे पैसा हमें मिल रहा है नहीं कुछ करने के लिए। बात समझ में आया ना? फॉरबियरेंस, हम काम को छोड़ दें इसके लिए मनी मिल रहा है, दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा होता है कई कंपनी कॉर्पोरेट केसेस में, अक्सर ऐसे फॉरबियरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी का आप अगर गुडविल खरीदते हैं तो क्या होता है? फॉरबियरेंस। वो 5 साल तक वैसे प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेगा, प्रोडक्ट वो ऐसा लॉन्च नहीं करेगा, उसके लिए पैसा देते हैं गुडविल में, वो ऐसा बिजनेस नहीं करेगा सिमिलर नेचर का। यही होता है ना फॉरबियरेंस में। तो फॉरबियरेंस एक भारी भरकम शब्द था, उसको बताने के लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए। मतलब फॉरबियरेंस का मतलब होता है हिंदी में परहेज करना, वंचित करना। हिंदी भी टफ नहीं लग रहा है ना? वंचित करना, परहेज करना, परिसारावल नहीं ना समझ में आ रहा है। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट अगर जब भी होता है तो कंसिडरेशंस का मतलब यह नहीं होता है जो उसके बदले में पैसा ही मिलेगा या कोई वस्तु ही मिलेगा। मेरा ऋतिक के लिए कंसिडरेशंस क्या है? मैं अपने आप को मार्केट में पढ़ाना छोड़ दूं, दैट इज द कंसिडरेशंस फॉर ऋतिक, और फॉर मी मनी इज कंसिडरेशंस। बात में समझ में आया ना? तो कंसिडरेशंस का मतलब सिर्फ यह नहीं होता है जो कुछ लेन देन, पैसे का लेन देन ही हो।
तो फॉरबियरेंस भी कंसिडरेशन से, और कंसिडरेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंच रहा है। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी, मान लो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, ऋतिक ने पैसा पहुंचा दिया, दिस इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हम लोग, दूसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूटरी, जहां पे टरी लग जाएगा मतलब वो पूरा होना अभी बाकी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कंसिडरेशंस होता है या जो ऑब्लिगेशंस होता है इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। क्या है, फ्यूचर में परफॉर्म होना है। क्या होना है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, सपोज सर इसका थोड़ा एग्जांपल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी दुकान में जाते हैं, लिसन, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, किसी शॉप में जाते हैं, कोई गुड्स को पिक करते हैं और काउंटर पे देते हैं और वह पैकिंग करके आपके हैंड में देता है और आप पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं। तो क्या हो गया, आपको गुड्स मिल गया, सेलर को पैसा मिल गया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट है ना। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन वहीं पे ऑनलाइन आप करते हैं, सपोज मैंने किसी सामान का ऑर्डर दिया, अमेजन पे मैंने किसी वस्तु का ऑर्डर दिया और मैंने क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट कर दिया, तो मेरे एंड से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म हो चुका है, अमेजन की तरफ से परफॉर्म होना बाकी है। एक दूसरा भी होता है पे ऑन डिलीवरी, मतलब बोथ पार्टी हैज नॉट, पे ऑन डिलीवरी का जब ऑप्शंस लेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में मतलब बोथ पार्टी हैज नॉट परफॉर्म, क्योंकि कंसिडरेशंस नहीं फ्लो किया, अभी गुड्स भी फ्लो नहीं किया, मेरे पास पहुंचा, मैंने पेमेंट भी नहीं किया, पेमेंट भी होना बाकी है, मतलब बोथ पार्टी हैज नॉट परफॉर्म देयर पार्ट्स, इट इज ए बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल, एक में मैंने क्या किया, ऑर्डर किया, क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, मतलब मैंने अपना परफॉर्म कर दिया, अभी अमेजन की तरफ से परफॉर्म होना बाकी है। तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अब यूनिलैटरल और बाइलेटरल समझाते हैं। यह जो होता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा, अक्सर नहीं होता है एक तरफा फैसला, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस एंड अदर पार्टीज आउटस्टैंडिंग, अभी भी उसको करना है, मैंने अमेजन को पेमेंट कर दिया और उसके तरफ से गुड्स को डिस्पैच होना बाकी है। आपके बुक में जो एग्जांपल है उसको लेते हैं, एम जो है सो एडवर्टाइज करने के लिए पेमेंट ऑफ अवार्ड 5,000 का, जो उसका मिसिंग वाइफ को खोज के लाएगा उसको देगा, और एज सुन एज बी ट्रेसेस द बॉय देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एक एम बंदा है जिसका लड़का बेटा खो गया है, वह एडवर्टाइजमेंट देता है, जो मेरे लड़के को मेरे बेटे को खोज के लाएगा उसको हम 5,000 का अवार्ड देंगे। तो यह जनरल अवार्ड है, और जैसे ही यहाँ पे बी उसके बेटे को खोज के ले आता है, बी ट्रेस कर लेता है बुआ को, और देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो बी जिसने लड़के को खोजा है तो वो अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर दिया है। अब एम को यहां पे क्या करना है, फुलफिल करना है, एम टू पे द अमाउंट ऑफ रिवार्ड टू बी, और जब एम भी पैसा दे देगा तो दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट आल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल। तो वन साइड वाले में। अब बाइलेटरल में क्या होता है, बोथ पार्टी, जहां पे ऑब्लिगेशंस या प्रोमिस आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हैं, अकाउंट्स में खूब पड़ा है, बाकी होना मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, ऑन पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिमांशु अनुराग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे अनुराग प्रोमिस करता है
अनुराग प्रोमिस करता है सेल करने के लिए, जो इसका प्लॉट है, टू ऋतिक। 1 लाख इसके लिए डाउन पेमेंट दे देता है और 1 लाख कैश डाउन, बट बी मतलब यहां पे ऋतिक, बी जो है सो बी ओनली 25,000 देता है एज अर्नेस्ट मनी, मतलब एडवांस के तौर पे 25,000 देता है और प्रोमिस करता है जो बैलेंस जो है सो वो नेक्स्ट संडे को दे देगा। और ए जो है सो पोजीशन दे देता है, अनुराग पोजीशन दे देता है ऋतिक को एंड प्रोमिस करता है सेल डीड बनता है ना, किसी भी प्रॉपर्टी को जो हम खरीदते हैं लैंड वैंड, तो सेल डीड बनता है। बोलता है बी प्रोमिस टू एग्जीक्यूट द सेल डीड ऑन द रिसीट ऑफ द होल अमाउंट। तो होल अमाउंट कितना है? 1 लाख का डाउन पेमेंट करना है। अभी हमने रिसेंटली एक फ्लैट बुक कराया है, उसमें क्या था, 10% अमाउंट देना था एज ए डाउन पेमेंट, और उसके देने के बाद 50 पेज का एक सेल डीड बना और उसके बेस पे बैंक फाइनेंस करती है। तो सेल डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं, बोथ पार्टी का उसमें ऑब्लिगेशंस राइट्स लिखे रहते हैं और सेल डीड एग्जीक्यूट होगा ऑन द होल अमाउंट। तो यहाँ पे अनुराग एंड ऋतिक, तो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अनुराग एंड ऋतिक इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज देयर रिमेन्स समथिंग टू बी डन ऑन बोथ द साइड्स। क्योंकि आपका जो डाउन पेमेंट होना था 1 लाख होना था, सेल डीड का होना था, आपने पार्ट पेमेंट किया है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है सो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूटरी बोथ पार्ट, सेल डीड साइन ही नहीं हुआ है, तो अभी बोथ पार्ट पे ऑब्लिगेशन जो है सो पेंडिंग है। ऋतिक के द्वारा पेमेंट का होना और अनुराग के द्वारा डीड का साइन करना। तो जब बोथ पार्टी जब इन्वॉल्व होता है, मतलब बोथ पार्टी परफॉर्म नहीं करता है अपने अपने पार्ट को, तो ऐसे को बोलते हैं बाइलैटरल। बाइलैटरल का मतलब ये होता है बोथ, ऑलवेज याद रखिएगा जब भी कंफ्यूजन होगा। यूनिलैटरल का मतलब होता है सिंगल, मतलब वन पार्टी। यूनिट से याद कर लीजिएगा, यूनिट का मतलब ही होता है वन। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन पार्टी, बाइलैटरल मतलब बोथ पार्टी। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी, परफॉर्मेंस और फॉर्मेशंस, तो क्विक में रहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इन चीजों को स्टडी किया। अभी तक के लिए जो भी, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो पूछ सकते हैं, फिर हम नए टॉपिक में थोड़ा सा जाएंगे, बैकग्राउंड देके क्लास को एंड करेंगे। सर आई हैव वन क्वेश्चन। जस्ट आस्क मी। सर कल जो ऋतिक एग्जांपल दिए थे कि शुगर वाला एग्जांपल दिए थे कि दो पार्टी हैं, उनके पास 10 टन शुगर है, लेकिन वो दोनों पार्टी एग्रीमेंट किए कि ये 10 टन अपने अपने कस्टमर को देंगे। तो सर ऐसा क्वेश्चन था ना, तो सर इस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि हम लोग जो एग्रीमेंट किए हैं 10 टन का, तो हम लोग उससे उस वक्त पैसा अगर लिए होंगे तो 5 टन ईच पार्टी को दे देंगे, और जो 5 टन का जो बैलेंस मेरे पास जो कैश पड़ा रहेगा हम उन जो अपने कस्टमर को वापस कर देंगे। नो, ऐसा देखिए, कस्टमर को वापस कर देना, इक्वल कर लेना, तो रिमेनिंग जो पार्ट है आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कभी भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है जो अगर आप फुल परफॉर्म नहीं करते, पार्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी रिसेंटली हमारे एक फैमिली में मान लीजिए किसी कोविड मेडिसिन की जरूरत पड़ी है, तो मैं कई मेडिकल शॉप पे बात किया, तो हर कोई का कहना था जो आधा मेडिसिन हम दे पाएंगे, फुल नहीं दे पाएंगे। तो वहां पे क्या है, आधा मेडिसिन हम एक्सेप्ट करें या करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी मैटर है ना। हमें तो कंप्लीट पैकेज चाहिए। अगर किसी ने मान लीजिए अगर 10 टन की बात की है तो उसकी रिक्वायरमेंट है 10 टन, अब 5 टन देंगे, उसका काम पूरा होगा कि नहीं होगा, वो भी सामने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना। तो अब पहली बात इसमें होती है जो इसको जजमेंट में कैसे पास ऑन, कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा। पहली बात ये होगी कॉन्ट्रैक्ट
मींस दो पार्टनर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था दो पार्टियों से डिफरेंट टाइम में हुआ, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, पहले उसको परफॉर्म कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ सीक्वेंस। दूसरा चीज है नेचुरल जस्टिस में कुछ चीज होता है, देखा जाएगा जो सेकेंड पार्टी को, मान लीजिए सेकेंड पार्टनर को मालूम नहीं था, अनअवेयर था, तो पार्टनरशिप फर्म को ऐसे कंडीशंस में रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनरशिप का डेफिनेशन सी है, पार्टनरशिप इज रिलेशंस बिटवीन पर्सन। देखिए ये सारे सवाल का जवाब आपको जब तक पूरा कानून नहीं पढ़ लीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है सर, तो यहाँ पे मैंने तो जवाब दे दिया था उसको, बट पार्टनरशिप लॉ आपको पता ही नहीं है मालूम। पार्टनरशिप का लॉ कहता है अगर एनी पार्टनरशिप इज द रिलेशंस बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए कार्य कर रहा है और किसी कारण बस अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस होता है, इट शुड बी बोर्न बाय द पार्टनरशिप फॉर्म और शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। अब ये देखना होगा मिस्टेक किसका है, तो वहां पे पार्टनरशिप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो है ही, उसके साथ साथ पार्टनरशिप का लॉ का भी इंप्लीकेशंस हो जाएगा। बोथ लॉ मिलके उस चीजों को हैंडल की जाएगी। जब मैटर जाएगा कोर्ट में, अगर सेटल नहीं होता है, डिस्प्यूट आ जाता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है जो कोई भी डिस्प्यूट आए तो उसका रिजॉल्व बड़ी आराम से हो जाए। तो कई एंगल को देखे जाते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। अभी मान लीजिए कोविड जैसे सिचुएशन है, ऑक्सीजन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे हुआ पहले से रहा होगा, इंडस्ट्रियल सप्लाई, अभी सरकार ने प्रोविजंस कर दिया, नो इंडस्ट्रियल सप्लाई बैन कर दिया। इंडस्ट्रियल सप्लाई समझते हैं मतलब प्रोडक्शंस में होने के लिए, तो अब ओनली फॉर हॉस्पिटल सप्लाई जा रहा है, सारे प्रोडक्शन सप्लाई बंद है। तो डिपेंड करता है सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? डाउट अभी भी है कुछ, उसको लेके डाउट नहीं है ना? वन बाय वन चलिए, चीजों को सिंप्लीफाई वे में समझिए। और देखिए कानून इतनी बड़ी है, इतने लंबे हैं, तो डाइजेस्टिंग जो है ना, धीरे धीरे डाइजेस्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए कानून का। अभी तो हम लोग बस पायदान पकड़े हैं, ट्रेन में चढ़े भी नहीं है। अभी तो रेलवे स्टेशन पे क्या है ना, पायदान पकड़ा है ट्रेन में चढ़ने के लिए, अभी सवार नहीं क्यों है। ये चैप्टर फर्ली चैप्टर जो है ना पूरी खत्म हो जाएगी, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा जब खत्म हो जाएगा तो तब समझिएगा जो आप ट्रेन में बैठ गए, अब सवारी करने लायक हो गए। क्लियर? कुछ दिन और पेशेंस की जरूरत है चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, और कम से कम मिनिमम 15 डेज। और भी कई सारे ऐसे पहलू है कानून के अंदर, अभी हम लोग और भी चीजों के अंदर जाएंगे। एक बहुत छोटा सा बात करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं। आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां पे डिस्प्ले लगी हुई है, डिस्प्ले में सामान लगा हुआ है, आपके बच्चे भी साथ हैं, आपकी बेटियां साथ में है। मानने में क्या जाता है भाई, अनुराग आप ही को कह रहे हो। मान लो आपकी बेटी आपके साथ है और बेटी जिद करती है, आप दुकानदार को बोलते हैं भाई ये सामान मेरे को दे दो, उस पर प्राइस टैग भी लगा हुआ है, तो दुकानदार मना कर देता है। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा यहां पे? जब दुकानदार मना कर देता तो हम जो प्राइस टैग लगा है तो हम पहले पूछेंगे कि वो उसका प्राइस टैग है, तो हम पहले हमको जब भी हम किसी चीज को परचेस करेंगे तो उसको हमको पहले पेमेंट करना होगा। हम लोग डील करेंगे ना, आप जो है सो यू आर रेडी टू पे, बट दुकानदार जो है सो मना कर रहा है, बोला जो नहीं हम इसको नहीं बेचेंगे, आपको नहीं देंगे। आपका तो रिएक्शन क्या होगा? रीजन पूछेंगे, आपका रीजन पूछेंगे, ठीक है। वो बोल रहा है मेरा मन हम नहीं देंगे, दुकानदार कह रहा है मेरा मन हम नहीं देंगे, तो सर वहां से हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे। कहाँ मूव ऑन? उसी से सिमिलरिटीज जो होगा उस दुकान से मूव ऑन करके
दूसरे दुकान में देखेंगे या उनको बोलेंगे कि उसी से आपकी जो बेटी जिद कर रही है, आपकी बेटी जिद कर रही है, आपकी बेटी जिद कर रही है, बच्चे हैं मान नहीं रहे, इसलिए तो मैं बच्चे को भी यहाँ पे डाला हूँ। बोला नहीं मेरे को तो डैडी यही चाहिए। यार इमोशन इज इन्वॉल्व, तब दिमाग काम नहीं करेगा, जो मूव ऑन करे कहीं और जाए। आप दुकानदार से लड़ाई करना चालू करेंगे, बोले क्यों नहीं दोगे भाई, क्यों लगाए हो? सिंपल सा, एज ए ह्यूमन बीइंग हम दुकानदार से पूछेंगे भाई क्यों नहीं दोगे, तो फिर अगर देना ही नहीं था तो लगाया क्यों, डिस्प्ले में लगाया ही क्यों? आप ऑफर दे रहे हो, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, माल बेचना है आपको नहीं। जो भी डिस्प्ले में सामान लगे होते हैं ना, दैट इज ऑफर टू इन्विटेशंस। एक नया चीज मैं पढ़ा ही रहा था भी, ऐसे कोई कहानी का बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस से पहले एक और भी चीज होता है, ऑफर, इन्विटेशंस टू ऑफर। जो भी पब्लिक का एडवर्टीजमेंट होता है, जो भी टीवी में एडवर्टीजमेंट होता है, नए नए साइन बोर्ड होते हैं, उसमें जो भी बातें लिखी रहती है, दैट इज इन्विटेशंस टू ऑफर। इन्विटेशंस टू ऑफर समझ रहे हैं ना, इनवाइट करना, किसी को निमंत्रण देना, आइए मुझे ऑफर दीजिए। तो दैट डिस्प्ले, मान लीजिए वीकेंड कॉमर्स क्लास, बहुत सारे पंपलेट बांटे होंगे, बहुत सारे होर्डिंग्स लगे होंगे, तो क्या वो ऑफर था? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और आप सेंटर में विजिट करते हैं और सेंटर कहता नहीं आपको भाई नहीं हम टीच करेंगे, तो आप बोलते भैया आपका ऑफर है, आपने तो ऑफर दिया हम एक्सेप्ट करें, नहीं, दैट इज हमारा वो इन्विटेशन टू ऑफर है। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, हम बता रहे हैं जो हम ऐसा काम करते हैं, आप आइए, आपको चाहिए क्या, आप आके हमको ऑफर दीजिए, यस आई एम इंटरेस्टेड, हम बोलेंगे ओके एक्सेप्टेड, तब हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहेंगे। तो एक चीज अभी मैं बता रहा था आपको, ऑफर, एक्सेप्टेंस से पहले क्या होता है, इन्विटेशंस टू ऑफर। तो जो भी चीज डिस्प्ले लगी हुई रहती है दुकान में, दैट इज इन्विटेशंस टू ऑफर। सो शॉपकीपर इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशंस, वह कंपल्सरीली नॉट अंडर ऑब्लिगेशंस टू सेल सच गुड्स। वह बोलेगा इट इज फॉर माय डिस्प्ले पर्पस, या मेरे डिस्प्ले के लिए है, दिस इज नॉट फॉर सेल, या मैं दुकान में सजा के रखा हूं, ये मेरी सजावट का सामान है, तो कारण वैलिड है, आप फोर्स नहीं कर सकते, कानून एक्शंस आप नहीं ले सकते। तो कानून में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, स्लोली स्लोली हम लोग लर्न करते रहेंगे। अभी बस सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, प्रपोजल एंड ऑफर को अभी हम बात कर रहे थे, जो भी कहानी सुना रहे थे आपको इसी बिंदु पे सुना रहे थे, प्रपोजल और ऑफर। प्रपोजल और ऑफर हम शुरुआती क्लास से ही बात कर रहे हैं आपके साथ, प्रपोजल एंड ऑफर के बारे में। प्रपोजल क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है, दैट इज ए प्रपोजल। तो अब सेक्शन क्या बात करता है, सेक्शन 2A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन क्या है मेरे बच्चों, 2H। और ऑफर और प्रपोजल का सेक्शन है 2 क्लॉज A। यह सेक्शन कहता है वन पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है दर्शाना या प्रकट करना, दर्शाना या प्रकट करना। When one person signifies to another, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को his willingness, willingness मतलब इच्छा। देखिए एक इस शब्द में क्या होता है, इसका मीनिंग जानते हैं आप लोग? हिमांशु, हिमांशु यस सर, क्या मतलब होता है इसका, समझाइए। आई लव यू।
ओके, कभी आपने किसी के सामने प्रपोज किया है, इस शब्द का यूज किया है? झूठ मत बोलना, सच बोलना, और झूठ बोलेगा तो चेहरे से पकड़ लेंगे। हाँ सर, फैमिली में किया है। अच्छा, फैमिली में किया। तो जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपनी विलिंगनेस को दर्शाते हैं ना कहीं। आपके अंदर जो इमोशन है उसी को ना दर्शा रहे हैं। अब वन पर्सन सिग्निफाइज, प्रकट करता है अपने विलिंगनेस को, अपनी इच्छा को, टू डू, कुछ करना, टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग। तो जब इलू होते हैं तो यहां पे या तो टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, इसका मीनिंग समझते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप जिससे प्यार करते हैं तो उसके इशारे पे आप कुछ कार्य को करेंगे, या अगर मना किया जाता है तो मना भी बरतेंगे, abstain फ्रॉम डूइंग। आप मान लीजिए एग्जाम्पल, स्मोक करते हैं और बॉन्डेज है, आपकी डॉटर्स कहती है नहीं आप स्मोक करना छोड़ दो, abstain फ्रॉम डूइंग। तो ऑफर क्या होता है वो समझ रहे थे, प्रपोजल क्या होता है वो समझ रहे थे। जब वन पर्सन सिग्निफाइज करता है अनदर को विलिंगनेस टू डू, फोकस यहां पे मेरा है टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग, कुछ करने का हम विलिंगनेस जो जाहिर कर रहे हैं। जैसे ऋतिक ने जाहिर किया था, मेरे को जाहिर किया था ना, सर आप छोड़ दो, हमें आने दो। तो डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ भी यार, विथ ए व्यू टू obtaining the assent। ऋतिक आप मेरे से assent लेना था, ऋतिक ने ऑफर दिया, मैं बोला ओके डन। तो ऋतिक के द्वारा पैसा दिया जाना और मेरा उस कार्य को नहीं करना, लॉ की पढ़ाई पढ़ाना छोड़ देना, दैट इज कंसिडरेशन फॉर ऋतिक एंड फॉर मी दैट इज मनी। वन अगेन हम एग्जाम्पल जो आपका डेफिनेशन है लॉ के अंदर, देखिए कानून के जो भी इनफोर्सेबिलिटी आती है ऑलवेज जो कानून में लिखी रहती है उन बातों से ही आती है, और कोर्ट भी जो फैसला लेता है एक एक शब्द को वहां पे इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो जब ऑफर प्रपोजल देखना होगा तो यहाँ पे टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ ए व्यू टू obtaining the assent of that other to such act और abstinence। abstinence अभी जस्ट बता रहे थे हम, परहेज करना। तो he is set to make a proposal, इसी को हम लोग प्रपोजल बोलते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, सिंपल है। सेक्शन 2A बोलता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, पहले ऐसे हिंदी में भी समझ सकते हैं, सिग्निफाई करते हैं। क्या सिग्निफाई करता है? विलिंगनेस को सिग्निफाई करता है, अपनी इच्छा को सिग्निफाई करता है। किस बात के लिए? टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग। अगर इतना याद कर लेते हैं तो प्रोविजन समझिए जो आधा से ज्यादा आप समझ में आ गया। सिग्निफाई पहला वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बार बार, विलिंगनेस दूसरी बात, और तीसरा टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग विथ द इंटेंशंस टू obtain the assent of other party। दूसरे पार्टी का इरादा होता है आपका assent लेने का। तो दिस इज ए ऑफर, और इस ऑफर में जो पॉइंट्स हैं उनको दिखाते हैं वो आपको मैं अभी इंटरप्रिटेशन कर लिया हम लोगों ने। तो जो व्यक्ति ऑफर देता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं या ऑफरर बोलते हैं। पहला बात सीखिए, जो पर्सन ऑफर देता है उसको या तो हम लोग प्रोमिसर बोलते हैं या ऑफरर बोलते हैं। और जो फॉर वैलिड, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अब वैलिड ऑफर कब होगा, तो यहां पे कह रहा है वैलिड ऑफर होने के लिए क्या होना चाहिए? वैलिड ऑफर होने के लिए द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। मतलब विलिंगनेस होना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए। कोई बाई फोर्स अगर करा रहा है
तो दैट इज नॉट ऑफर. ए अनुराग विलिंग टू सेल हिज गुड एट ए सर्टेन प्राइस टू बी, विलिंग है. A is willing to not to dance in a competitions if B pays him certain sum of money. तो A भी क्या है, एक अगर certain sum of money नहीं दिया जाएगा तो A डांस नहीं करेगी. तो willingness का होना बहुत जरूरी है. वैलिड ऑफर होने के लिए willingness का होना जरूरी है. willingness मतलब इरादा, इच्छा. और यह जो willingness होनी चाहिए या एक्सप्रेस होनी चाहिए टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी. जब भी हम किसी को कुछ विलिंगनेस जाहिर करते हैं, प्रपोज क्यों करते हैं? जो सामने वाले का एक्सेप्टेंस है. ऐसे तो आप कोई चीज का प्रपोज नहीं करते हैं, विलिंगनेस होता है आपके अंदर. तो आप सामने वाले का एसेंट ले, एसेंट मतलब कंसेंट ले, कंसेंट मतलब सहमति ले. ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी टू होम द ऑफर इज मेड. बड़ा सटीक एग्जाम्पल है, बड़ा सटीक एग्जाम्पल है. अनुराग टेल्स टू हिमांशु, अनुराग हिमांशु को कहता है दैट ही डिजायर्स टू मैरी. अनुराग हिमांशु को कहता है ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019. इसका मतलब क्या हुआ? अनुराग हिमांशु से को ऑफर दे रहा है या प्रपोजल कर रहा है. अनम्यूट करके बात कीजिए ना. क्या मीनिंग हुआ? ऑफर नहीं दे रहा है, वो अपना बता रहा है, इच्छा बता. अपना इच्छा मतलब एक बता रहा है जो भाई हमारी इरादा है, जो हम शादी करना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2019. इसका मतलब यह नहीं है डजंट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू, मतलब अनुराग टू बी. लेकिन आगे अगर बंदा अनुराग जोड़ देता है विल यू मैरी मी, मेरा शादी करने का इरादा है बाय 2021, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब ये हो गया ऑफर. बात समझ में आई ना? पहला जो इरादा था बस आप अपने आप को बस बता रहे थे जो भाई आपका ऐसा करने का इरादा है, आप ऑफर नहीं दे रहे थे. तो पहला ऑफर जो देता है उसको ऑफरर या प्रोमिसर कहते हैं. वैलिड ऑफर होने के लिए विलिंगनेस का होना चाहिए, और विलिंगनेस जो है सो एसेंट लेने के लिए होना चाहिए. विल यू मैरी मी, यह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ करने का भी हो सकता है, कुछ ना करने. पॉजिटिव मतलब कुछ करने का, नेगेटिव मतलब ना करने का. मतलब ऋतिक वाला एग्जांपल ले लीजिए, मुझे लॉ नहीं पढ़ाना है, नेगेटिव बात है ना भाई, है नेगेटिव सेंस में ही है ना. तो ऐसा नहीं जो ऑलवेज ऑफर में पॉजिटिवनेस ही होगा, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं करने का भी बात हो सकता है. तो an offer can be positive as well as negative. Positive मतलब doing is a positive act, not doing is a negative. A offers to sell his car to B for 3 lakh is an act of doing. और वहीं पे अगर A asks to B उसका कार मेज विथ एक्सीडेंट विथ B स्कूटर नॉट टू गो टू द कोर्ट, कोर्ट नहीं जाए, इस तरह का मैंने एग्जांपल पहले भी लिया है, कोर्ट नहीं जाए इसके लिए वो रिपेयर चार्जेस देगा. तो इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग. बी का क्षति हुआ है, बी कोर्ट ना जाए इसके लिए आप उसको कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पैसा देते हैं, तो ये नॉट डूइंग का है. क्लियर? अब इनको लेके कोई क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं. आप लोग आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हम कुछ सुनाइए मेरे को. नो सर, अभी प्रॉब्लम नहीं है.
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। और थोड़ा थोड़ा आप Yes, लोग sir. पढ़ते रहिए। सारे बच्चे के पास बुक आ गया है ना? इनके पास बुक नहीं है अभी? इनके पास बुक नहीं है? सर मेरे पास अभी नहीं है। हाँ, एक बार हैंड रेज कीजिए तो। सर आयुष मेरे पास नहीं है सर। आपके पास नहीं है तो अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर अभी वही ये सर्व से मंगवाए हुए हैं, इस कारण उसी से थोड़ा सा ये कर रहे हैं। क्या मंगवाए हुए हैं? सर पीडीएफ वगैरह से सर कर रहे हैं। अच्छा, पीडीएफ से कर ले रहे हैं ना। हाँ, अभी का समय में क्या है ना, आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल है, अगर पीडीएफ है वेस्ट वेलकम। जिन बच्चों को अगर मोबाइल पे पीडीएफ नहीं है तो बोलेंगे तो मैं ग्रुप में वो पीडीएफ डाल दूंगा। बट थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा देखने की जरूरत है, और सीरियस रहना है, और जो भी अगर डाउट होता है पूछना है। हाँ राहुल गौतम, कुछ पूछना है क्या? सर बोल रहे थे मेरे पास बुक नहीं है, पीडीएफ बोले थे ना हैंड रेज करने। हाँ देखो, क्या हुआ ना आपको, वो ऐसे तो मैं मेल कर दिया हूँ, मेल तो कर दिया हूँ ना सारा आपको। यस सर पढ़ रहे हैं उसी से। ठीक है, लेकिन प्रिंट आउट आपको जो आपका सिलेबस है वो अवेलेबल में करा पाऊंगा जब वहां का ऑफिस खुलता है। क्या है, अभी ऑफिस में बहुत सारे बच्चे को फीवर वगैरह था, कोविड का सिचुएशन है, अलार्मिंग कंडीशन है, तो मेरा भी सजेशन है अभी 10 डेज एटलीस्ट पीडीएफ से ही पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है। प्रिंट आउट अवेलेबल कराएंगे हम, हो जाएगा अवेलेबल। बट अभी अगर पीडीएफ से पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप पीडीएफ से आप लिख लीजिए, उसको कॉपी पे लिख लीजिए। उससे दो चीजें होगी, आपकी राइटिंग भी थोड़ा सा सुधर जाएगा, नोट्स भी बन जाएगा, और सारी बातें तो क्लास में करते ही हैं, बस थोड़ा सा उसको शब्द को देखना है, कुछ शब्द है उसका चयन करना है। तो अभी थोड़ा 10 दिन या 15 दिन सिचुएशंस को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल आने दीजिए। परिस्थिति बहुत ही भयावह है और ख्याल रखना है अपना। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, अपने को सेफ रखना। आज के समय में मैं मानता हूं सारी चीजें, बहुत सारी चीजें है जीवन में करना भाई, बहुत सारे सपने हैं, बहुतों का विश्वास है, बहुतों का आस है। आप सारे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट है, जो अपने आप को पहला सेफ रखना। आप सेफ रहोगे तभी तो आप फैमिली को सेफ रख पाओगे। तो सेफ रखना मोस्ट प्रायोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज ए एजुकेटेड मैन ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों के प्रति भी है एज ए सिटीजन्स, जो दूसरे लोग भी मतलब इन चीजों को पालन करें और सेफ रहें, क्योंकि हालात बहुत बुरा है। पावर पैसा कोई काम नहीं आ रहा है भाई। आज के समय में आप आइसोलेट रहें, और आप घर के अंदर जितना रहेंगे ना उतनी सुरक्षित। जरूरत होगा तो कम से कम निकले, अवॉइड करें अभी के हालात में। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चंस है रिमेनिंग, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ओपन टू आंसर। डाउट एनी टाइप का डाउट होगा, कोई भी डाउट, रेडी टू आंसर। बस लॉक होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से संबंधित भी होना चाहिए। और ऐसे भी कोई होता है, जब हम कानून पढ़ते हैं, कुछ नई चीजों को पढ़ते हैं, तो बहुत तरह के मन में सवाल उठते हैं, एनालाइज करते हैं कई एंगल से, तो वैसे सवाल भी पूछा जा सकता है प्लेटफॉर्म पे। लगता है नहीं है तो कल के लिए हम उम्मीद करते हैं, कल हम लोग जब मिलेंगे तो अच्छा, टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा मेरा एक था, जो टाइम को हम लोग थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं क्या? क्योंकि 11 o'clock में क्या होता है ना, मौसम बहुत ही गर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा अगर नीचे उतरेंगे, अगर 10 बजे हो तो थोड़ा सा वेदर कूल आपको भी फील होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पसीना पोंछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का इजाजत होगा तो टाइम को थोड़ा सा नीचे किया जा सकता है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं। नहीं। और सारे बच्चे हैं क्या, मतलब टाइम को ठीक है कि कंफर्टेबल है या चेंज किया जाए? सर ठीक है, 11 बजे, 10 बजे बहुत हल्ला होता है घर। अच्छा ठीक है, चलिए ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी 11 बजे ही करते हैं, क्योंकि आपका कंफर्ट लेवल ज्यादा देखना है मुझे। क्योंकि अगर मान लीजिए हम
आए और आप के पास हम पहुंच ही नहीं पाए किसी भी कारण से, आपके घर में साउंड है या फिर या होता है दैट टाइम 10 बजे का जो होता है ना, घर में पूरी एक्टिविटीज होती है। ओके, नो इशू, 11 बजे ही मिलते हैं कल। चलिए, थैंक यू।